जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे असूले मुआशियात के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, यानी जिन पे स्टार लगा हुआ है उसको करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन से क्या मुराद है। ज़मीन से मुराद वो सतह ज़मीन नहीं जिस पर हम चलते फिरते हैं, बल्कि इससे मुराद वो सारी चीज़ें हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मुफ्त अतिया यानी तोहफे में मिली हैं, उसे ज़मीन कहते हैं। मौसम, पहाड़, दरिया, समुंदर, मादनियात वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़मीन की अहमियत यानी ज़मीन के फ़ायद। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो बुनियादी हमारे पास फ़ायदा हमें हासिल होता है वो हमारे पास है ज़मीन से खुराक हासिल करना, यानी जितनी भी ज़रूरी जिनास है वो सारी की सारी हमें ज़मीन से ही हासिल होती हैं, गंदम, चावल, मकई वगैरह। उसके अलावा मादनियात वगैरह ज़मीन से हासिल होते हैं, यानी लोहा, कोयला वगैरह। और जितनी भी रहायशी और तामीराती मकान आता है वो भी ज़मीन पे तमीर किए जाते हैं। उसके अलावा ज़राए नक़्ल व हम्ल ज़मीन यानी सामान और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जितने भी ज़राए हैं वो सारे के सारे ज़मीन से ही हासिल होते हैं। नेक्स्ट है, ज़मीन की चार खसूसियात। ज़मीन कुदरत की तरफ से अतिया यानी तोहफे में मिली हुई है। किसी भी मुल्क को जितने भी वसाइल कुदरती तौर पे मिले हैं वो उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी तोहफे में मिले हैं वो उसकी कोई कीमत अदा नहीं करता। नेक्स्ट है, ज़मीन की रसद महदूद होती है, यानी जो उसे तोहफे में जितने भी जो है चीज़ें मिली हैं वो उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़े ज़रखेज़ी के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कुछ इलाके ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं और कुछ कम ज़रखेज़ होते हैं। जोग्राफियाई एतबार से ज़मीन में नकल पजीरी नहीं पाई जाती, यानी हम अगर सपोज़ करें कि हम अपने घर को स्कूल की जगह, स्कूल को घर की जगह शिफ्ट कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी हम उठाकर जोग्राफियाई तौर पर इसको मुंतकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़मीन का मेहनत का मफहूम। तो बेसिकली मेहनत देखी जाए तो मज़दूर को कहते हैं कोई भी ऐसी ज़हनी या जिस्मानी काविश जो मुआवजा कमाने के लिए की जाती है उसे मेहनत कहते हैं। मसलन बढ़ाई, उस्ताद, मज़दूर वगैरह। तो हमने एग्जाम्पल लिखनी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़री उजरत। ज़री उजरत से मुराद वो रकम होती है जो एक आजर मतलब जिसने मज़दूर रखा होता है, जो एक आजर अपने मुलाजिम को इसकी खिदमात के बदले में देता है उसे ज़री उजरत कहते हैं, यानी वो मुआवजा, वो रकम जो एक आजर अपने मुलाजिम को देता है उसे कहते हैं ज़री उजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत की हरकत पजीरी यानी मज़दूर की हरकत पजीरी। तो मेहनत की हरकत पजीरी से मुराद मज़दूर का एक जगह से दूसरी जगह यानी किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, या एक सनत से दूसरे सनत, यानी जैसे वो जो है सीमेंट की सनत में काम कर रहा था तो अब वो कपास की सनत में काम करना शुरू हो गया, यानी कपड़ा बनाना शुरू हो गया, तो उस सनत से ताल्लुक़ रखता है। तो एक सनत से दूसरी सनत, या एक शोबे से दूसरे शोबे में, या एक कम दर्जे से ज़्यादा दर्जे में, यानी उसके स्केल में अगर इजाफा हो रहा है तो इस तरह की हरकत पजीरी को मेहनत की हरकत पजीरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सरमाए की तारीफ। तो बेसिकली सरमाया आमदनी का वो हिस्सा होता है जो कि मज़ीद दौलत पैदा करने के लिए कारोबार में लगाया जाता है। तो कारोबार में जितनी भी मशीनरी, आलात वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं उन सारों को सरमाया कहते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी हुई है, मशीनरी, आलात, औजार, खाम माल वगैरह। नेक्स्ट है, सरमाए की इस्तेदादकार। ज़रूरी नहीं सरमाए की इस्तेदादकार अगर इसी तरीके से यहाँ लिखा हो मेहनत की इस्तेदादकार, तो मेहनत की इस्तेदादकार का मतलब होता है मेहनत की कुव्वत पैदावार, यानी मेहनत की काम करने की सलाहियत। तो मेहनत बेसिकली किसको कहा जाता है? मज़दूर को। इसका मतलब मज़दूर के काम करने की सलाहियत को कहेंगे मेहनत की इस्तेदादकार। और ज़मीन की इस्तेदादकार से मुराद ज़मीन की कुव्वत पैदावार यानी काम करने की सलाहियत है। तो इस्तेदादकार का मतलब है काम करने की सलाहियत यानी कुव्वत पैदावार। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सरमाए की इस्तेदादकार को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सरमाए की काम करने की सलाहियत को कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं, उसको मुतासिर करती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास दीगर अवामले पैदाइश से इश्तराक पर। इश्तराक का मतलब होता है मिलाप। अच्छा देखा जाए वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पैसे तो ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन दूसरे जो आमलीन पैदाइश यानी मज़दूर लगा रहे हैं, जो ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी नहीं कर रहे। इसका मतलब है इस्तेदाद जो हमारा सरमाया है उसके काम करने की सलाहियत नहीं बढ़ेगी क्योंकि बाकी अवामिल जो हैं वो अच्छे नहीं हैं।
उसके अलावा तरबियत याफ्ता मज़दूर तरबियत याफ्ता होने चाहिए, ताकि अगर हम मशीनरी लेके आएँ, अब महंगी भी लेके आएँ, उन्हें इस्तेमाल भी करनी आती हो, उनके अच्छे तरीके से उससे बेहतर चीज़ बनानी भी आती हो। जदीद आलात पर नए आलात इस्तेमाल करें, यानी मशीनरी तो ला रहे हैं लेकिन नई लेके आए, ताकि वो हम उसके ज़रिए से ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएँ और हमारी जो चीज़ को बनाने पर आने वाली लागत है वो भी कम हो जाए। सरमाए के मौजू इस्तेमाल पर, यानी हम सरमाया जो है इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ करें जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है तंजीम से क्या मुराद है। तीनों आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करके यानी बाहमी मिला के जिस आमले पैदाइश की ज़रूरत होती है उसे तंजीम यानी आजर कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए इस जो ये आमले पैदाइश है, यहाँ पर तीनों तो इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन बाहमी मिलाकर इनसे काम लेने के लिए तो जो उसका इंतज़ाम संभाल रहा होता है, उससे कारोबार करके चीज़ बना के फ़रोख्त करता है, नफ़ा कमाता है, तो उसको कहते हैं तंजीम। लिखा गया यहाँ पर, यानी ज़मीन मेहनत और सरमाए को बाहमी मिलाकर इनसे अशिया काम लेने के लिए जिन आमले पैदाइश की ज़रूरत होती है इसे तंजीम या आजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजर के 4 फ़राइज़। तो आजर के बेसिकली 4 फ़राइज़ क्या है। वो कारोबार का खाका तैयार करता है, ये सोचता है कौन सा काम कब कहाँ कैसे किसने करना है। आमले पैदाइश का इश्तराक, तीनों आमले पैदाइश को इश्तराक का मतलब होता है मिलाप, यानी चारों को इकट्ठा करता है ताकि चीज़ बना सके। जब भी हमें चीज़ बनानी हो तो हमें चारों आमलीन पैदाइश की ज़रूरत पड़ती है। कारोबार का इंतज़ाम करना, कारोबार का इंतज़ाम करता है, दीगर अवामिल के मुआवजे अदा करता है, यानी जो चारों आमलीन पैदाइश होते हैं, ज़मीन को उसका लगान देता है यानी रेंट देता है, मेहनत को मज़दूर को उसकी उजरत देता है, सरमाया यानी जो उधार पैसे लिए होते हैं उस पर सूद देता है अदा करता है, और एंड पे जो बच जाता है वो उसका मुनाफा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पैमाना कबीर की तारीफ। बेसिकली बच्चे देखा जाए पैमाना सगीर का मतलब होता है छोटे पैमाने पर। तो ये भी लाहौर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है। सगीर यानी छोटे पैमाने पर काम करना, ऐसा पैमाना पैदाइश जिसमें कम ऐसा पैमाना पैदाइश जिसमें कम मजदूरों को लगाकर सादा मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए थोड़े यानी छोटे पैमाने पे चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं पैमाना सगीर यानी छोटे पैमाने पर। तो यहाँ के लिखा है छोटे पैमाने पर सादा मशीनरी और कम मजदूरों के ज़रिए से अशिया को तैयार करना पैमाना सगीर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैमाना कबीर। इसका मतलब है मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाना पैमाना कबीर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुल पैदावार। आमलीन पैदाइश की मुत्ती पकाइयाँ लगाकर कोई भी फर्म मजमूई तौर पर जो पैदावार हासिल करती है उसे कहते हैं कुल पैदावार। मसलन एक फर्म जो है मजदूर यानी मेहनत की 10 इकाइयाँ लगाकर 100 मीटर कपड़ा बनाती है, तो इसका मतलब वो 100 मीटर कपड़ा जो है कुल पैदावार होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुख्ततम पैदावार। मुख्ततम पैदावार यानी अलग अलग आमले पैदाइश से हासिल होने वाली पैदावार को मुख्ततम पैदावार कहते हैं। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कुल पैदावार में होने वाला इजाफा मुख्ततम पैदावार कहलाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। आमिल की एक ज़ायद इकाई लगाने से कुल पैदावार में जितना इजाफा होता है इसे मुख्ततम पैदावार कहते हैं। मसलन अगर 10 मेहनत की 10 इकाइयाँ लगाकर 100 मीटर कपड़ा तैयार होता है और मेहनत की एक ज़ायद इकाई यानी हमने पहले 10 मजदूर लगाए, तो कुल का जो पैदावार है बच्चे ये कुल में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगर मेहनत की 10 इकाइयाँ लगाकर कितना मीटर कपड़ा, 100 मीटर कपड़ा, तो ये कुल पैदावार की भी एग्जाम्पल है। मेहनत की एक ज़ायद इकाई लगाने से मेहनत की 11वीं इकाई की वजह से कुल पैदावार में इजाफा हुआ है 105, यानी कुल में कितने का इजाफा हुआ है 100 और 105, इसका मतलब 5 का। तो हम कह सकते हैं जो 11वीं इकाई है उसने हमें कितनी पैदावार दी है मुख्ततम, सिर्फ 5 की। इसका मतलब कुल में होने वाला इजाफा भी मुख्ततम पैदावार कहलाता है। या फिर अलग अलग इकाइयों से, तो अलग अलग यानी 11वीं इकाई ने भी हमें कितने मीटर कपड़ा बनाया, 5 मीटर ही बनाया, तो वो भी मुख्ततम पैदावार ही होगी। तो हमने माइनस करके इस तरीकाकार से बता दिया 5 मीटर कपड़ा जो है वो हमारे पास मुख्ततम पैदावार है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और उसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ओस पैदावार। यहाँ पर ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा गलत लिखी है। ओस पैदावार को औसत हासिल बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी डेफिनेशन अपनी बुक से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कानून तकसीर हासिल। तकसीर का मतलब होता है मुख्ततम पैदावार का बढ़ना। हासिल का मतलब होता है यानी जो पैदावार, जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तकसीर का मतलब होता है बढ़ना, यकसानी का मतलब होता है यकसा रहना, और तकलील का मतलब होता है कम होना। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जब किसी अमल पैदाइश में यानी चीज़ों को बनाने के दौरान मुआयना आमले पैदाइश के साथ मुआयना आमले पैदाइश यानी चारों में से ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम में से जो मुआयना होता है वो हमारे पास ज़मीन होती है, क्योंकि हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, उसको तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। मुतगैर आमलीन की इकाइयाँ बढ़ाने से, मुतगैर आमलीन यानी अगर हमने चीज़ें ज़्यादा बनानी है तो हम यहाँ तो मज़दूर ज़्यादा लगाएंगे और यहाँ ज़्यादा सरमाया लगाएंगे। तो यहाँ यही चीज़ लिखी है, जब किसी अमल पैदाइश में मुआयना आमले पैदाइश यानी ज़मीन को फिक्स रखते हुए मुतगैर आमलीन की इकाइयाँ बढ़ाने से यानी मेहनत या सरमाए की इकाइयाँ बढ़ाने से मुख्ततम पैदावार अगर बढ़े उसे कहते हैं कानून तकसीर हासिल। अब इसी डेफिनेशन को यकसानी में चेंज करते हैं। जब किसी अमल पैदाइश में मुआयना आमले पैदाइश के साथ मुतगैर आमलीन की हर ज़ायद इकाई लगाने पर मुख्ततम पैदावार यकसा रहे उसे कहते हैं कानून यकसानी हासिल। और नेक्स्ट हमारे पास अगर कानून तकलील हासिल की बात करें तो जब किसी अमल पैदाइश में मुआयना आमले पैदाइश के साथ मुतगैर आमलीन की हर ज़ायद इकाई लगाने पर मुख्ततम पैदावार कम हो तो उसे कहते हैं कानून तकलील हासिल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कानून तकलील हासिल के मफरूज़ात यानी शराइत जिसके बगैर ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होता। बेसिकली इस कानून में मुख्ततम पैदावार कम हो रही होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुआयना आमले पैदाइश यानी ज़मीन तब्दील नहीं करनी। अगर हम ज़मीन की मिकदार मतलब पहले हम 5 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम 10 एकड़ करेंगे तो इसका मतलब मुख्ततम पैदावार कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि मुख्ततम पैदावार कम होगी हर ज़ायद इकाई, यानी जैसे ही हम दूसरा मजदूर लगाएंगे तो उसकी पैदावार पहले की निस्बत कम होगी, तीसरा लगाएंगे तो उसकी पैदावार दूसरे की निस्बत कम होगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है मुआयना आमिल की मिकदार तब्दील ना हो, तरीका पैदाइश में तब्दीली ना हो। यानी अगर हम पहले बहुत ज़्यादा जो पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे थे अब हमने नया तरीका इस्तेमाल किया तो फिर तो हमारी मुख्ततम पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि नया तरीका इस्तेमाल करने से पैदावार भी ज़्यादा होगी और लागत भी कम आएगी। तो इसलिए यहाँ कहा गया है तरीका पैदाइश भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है आमलीन पैदाइश की मियारी इश्तराक की हद गुजर चुकी हो। मियारी इश्तराक वो हद होती है जहाँ पर मुख्ततम पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं पहले हमारी जो मुख्ततम पैदावार होती है वो बढ़ती है, फिर यकसा हो जाती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब अभी तक तो वो हद आई ही नहीं जहाँ पर मुख्ततम पैदावार ने ज़्यादा से ज़्यादा होना था। तो इसका मतलब है तो कम कैसे होगी, क्योंकि अभी तो मुख्ततम पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हुई नहीं। जब भी हम कोई कारोबार करते हैं पहले हमें बहुत एनर्जी होती है और ऑटोमेटिकली बहुत ध्यान से जो उसकी तंजीम होती है, आजर होता है, वो काम कर रहा होता है, इसलिए मुख्ततम पैदावार बढ़ती है। तो इसका मतलब अभी वो हद आई नहीं जहाँ पर मुख्ततम पैदावार ने ज़्यादा से ज़्यादा होना है। तो हम कैसे कहें कि मुख्ततम पैदावार कम होगी, इसलिए कहा गया है इश्तराकी हद गुजर चुकी होगी। इसका मतलब है उस पर ये वाला कानून लागू हो जाएगा क्योंकि मुख्ततम पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ यकसा हो, यानी जो हमने दूसरा मजदूर लगाया अगर वो पहले से ज़्यादा काबिल होगा, इसका मतलब है मुख्ततम पैदावार तो बढ़ जाएगी। हालांकि हमने यहाँ पर बात की है कि मुख्ततम पैदावार कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो भी हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाएंगे वो भी खुसूसियात के लिहाज से सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कानून मुतगय्यर तनासबात से क्या मुराद है, यानी कवानीन हासिल से क्या मुराद है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। जब किसी अमल पैदाइश में मुआयना अमले पैदाइश के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ एक के बाद दीगर लगाई जाएँ तो सबसे पहला कानून तकसीर हासिल लागू होता है, क्योंकि जब भी हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं पहले मुख्ततम पैदावार बढ़ती है, यकसा हो जाती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कानून तकसीर हासिल यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ेगी, ये सबसे पहले लागू होगा। एक हद तक मुख्ततम पैदावार बढ़ती है
ये हद आमिल और मुतगय्यर आमलीन के इश्तराक की मियारी हद कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्ततम पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस हद के बाद कुछ देर तक मुख्ततम पैदावार बराबर हो जाती है, जिसमें कानून यकसानी हासिल लागू होता है। यानी जब मुख्ततम पैदावार यकसा हो जाती है, यकसानी हासिल लागू होता है, और इसके बाद मुख्ततम पैदावार गिरना शुरू हो जाती है, तो कानून तकलील हासिल लागू होता है। यहाँ हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं। इन तीनों कवानीन यानी कानून तकसीर हासिल, कानून यकसानी हासिल और कानून तकलील हासिल के मजमूए को कानून मुतगय्यर तनासुबात यानी कवानीन हासिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कवानीन मसारिफ। अब देखा जाए कवानीन मसारिफ को कवानीन लागत भी कहते हैं। यानी हम कहेंगे जब हमारी तकसीर के तहत कोई काम हो रहा है यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है उसको बनाने पर आने वाली जो लागत है वो कम होगी। अगर यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास कानून तकलील हासिल होता है उस पर तकसीर मसारिफ दोनों एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं। यानी अगर हम कहें हमारे पास मुख्ततम पैदावार बढ़ रही है, तकसीर है, तो इसका मतलब है उस पर जो लागत है वो कम आ रही होगी। जब पैदावार का अमल मुतफ़िक़ कवानीन हासिल यानी यहाँ तकसीर है, यहाँ पर कलील है, यहाँ यकसानी है, यहाँ भी यकसानी है, यहाँ कलील है तो यहाँ तकसीर है। यकसानी के तहत ही काम करता है। लेकिन जो हमारे पास अगर कवानीन तकसीर हासिल लागू हो रहा हो तो दूसरी साइड की तरफ कानून तकलील मसारिफ लागू हो रहा होता है। तो बिल्कुल इसी वक्त मुत्तफ़िक़ कवानीन मसारिफ यानी लागत के तहत भी काम चल रहा होता है, और इन तीनों कानून यानी कानून तकलील मसारिफ, कानून यकसानी मसारिफ और कानून तकसीर मसारिफ के मजमूए को कवानीन मसारिफ कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन इसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे हमने ऊपर ऐड की थी। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून तकसीर मसारिफ से क्या मुराद है। सिंपल में लेते हैं। अगर बच्चे हम के कि हमारे पास जो है किसी चीज़ को बनाने पर जो है हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो रही होगी। तो इसी बात को यहाँ हम माइंड में रखते हैं। यानी अगर दूसरी साइड की तरफ अगर हम कहें कि मुख्ततम पैदावार कम हो रही है, यानी हम के हमारी पैदावार जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब है ऐसा कब कहेंगे जब हमारी उस चीज़ को बनाने पर आने वाला जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा होगा। तो बेसिकली ये चीज़ है। उसके अलावा जब हमने यहाँ पे भी पढ़ा जब कानून यकसानी हासिल लागू होता है तो उसी वक्त कानून यकसानी मसारिफ यानी ये तो यकसा होते हैं, लेकिन बाकी दोनों कवानीन एक दूसरे के उलट चल रहे होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर आया है कानून तकसीर मसारिफ। हम स्टार्ट लेंगे इसके उलट से, यानी जब पैदावार का अमल, यहाँ पर बच्चे तकसीर है ना, तकसीर मसारिफ हम लिखेंगे जब पैदावार का अमल कानून तकलील हासिल के तहत हो रहा होता है। तकलील हासिल के तहत कानून तकलील हासिल के तहत हो रहा होता है, यानी मुख्ततम पैदावार कम हो रही होती है तो मुख्ततम मसारिफ फी इकाई बढ़ रहे होते हैं। यानी यहाँ तो मसारिफ बढ़ रहे हैं ना, यहाँ तकसीर लिखा है बढ़ना और मसारिफ मतलब लागत। तो जब पैदावार का अमल कानून तकलील हासिल के तहत हो रहा हो यानी मुख्ततम पैदावार कम हो रही हो तो मुख्ततम मसारिफ फी इकाई बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए कानून तकलील हासिल को कानून तकसीर मसारिफ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कानून तकलील मसारिफ से क्या मुराद है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी जब पैदावार का अमल कानून तकसीर हासिल, यहाँ पर अल्फाज को उलट कर दिया जैसे पीछे किया था। जब पैदावार का अमल कानून तकसीर हासिल के तहत हो रहा हो यानी वहाँ पर हासिल के तहत काम हो रहा था, इसका मतलब मुख्ततम पैदावार बढ़ रही होती है। जब पैदावार का अमल कानून तकसीर हासिल के तहत हो रहा हो यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ रही हो, तो यहाँ लिखा हुआ है तकलील मसारिफ, इसका मतलब है मुख्ततम मसारिफ फी इकाई कम हो रहे होते हैं। इसीलिए कानून तकसीर हासिल को कानून तकलील मसारिफ भी कहते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन वही है, जस्ट हम लोग इसको उलट तरीके से लिख रहे हैं। फिर से बच्चे यहाँ देखते हैं जब पैदावार का अमल, अगर हमें डेफिनेशन आए कानून तकलील हासिल की तो हमने स्टार्ट करनी है अगर हमें डेफिनेशन आए तकलील मसारिफ की तो हमने स्टार्ट लेना है हासिल से, यानी इसके उलट, इन दोनों अल्फाज के उलट। जब पैदावार का अमल कानून तकसीर हासिल के तहत हो रहा हो यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ रही हो तो मुख्ततम मसारिफ फी इकाई कम हो रहे होते हैं। इसीलिए कानून तकसीर हासिल को कानून तकलील मसारिफ भी कहते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लाहौर बोर्ड में तो नहीं आई, डेफिनेशन देख लेते हैं। कानूनी यकसानी मसारिफ, जब पैदावार का अमल कानूनी यकसानी हासिल के तहत हो रहा हो, यानी मुख्ततम पैदावार बराबर हो, तो मुख्ततम मसारिफ फी इकाई भी बराबर होते हैं। इसीलिए कानूनी यकसानी हासिल को कानूनी यकसानी मसारिफ भी कहते हैं। लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है औसत पैदावार की। औसत पैदावार का मतलब होता है फी इकाई पैदावार, यानी किसी आमले पैदाइश की फी इकाई पैदावार को औसत पैदावार कहते हैं। किसी आमले पैदाइश यानी जो हमने जितने भी मजदूर लगाए, सपोज हमने 10 लगाए, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं एक मजदूर ने हमें कितनी पैदावार दी, तो इसका मतलब है उसे कहते हैं औसत पैदावार। किसी आमले पैदाइश की फी इकाई पैदावार को औसत पैदावार कहते हैं। औसत पैदावार मालूम करने के लिए कुल पैदावार को आमिल की इकाइयों पर तकसीम कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन टीपी ऊपर है, डिवाइड इसको कर दिया आमिल की इकाइयों पे। तो बेसिकली यही हमारे पास फार्मूला और ये इसकी औसत पैदावार की डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल की बात करें तो हमने यहाँ पर 100 मीटर कपड़ा बनाया था और हमने 10 मजदूर लगाए थे। हमने जानना है कि एक मजदूर ने कितने मीटर कपड़ा बनाया, तो हम डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 10 मीटर कपड़ा जो है एक मजदूर ने बनाया है। और औसत पैदावार का मतलब होता है किसी आमिले पैदाइश की फी इकाई पैदावार। तो इसका मतलब हम टोटल पैदावार को आमिल की इकाइयों पे तकसीम कर देंगे। और यही है हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।